हेलो माय स्टूडेंट, आज है फिजिक्स का क्लास। बिना क्लासेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें कूलम्ब्स लॉ। यही कंटिन्यूड है, यही आगे चल रहा है। जैसा कि इसके पहले वाले पे बताया गया था वीडियो में, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें दिया गया था कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो वहीं पर आता है फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ पर, जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। ये कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। जो भी चार्ज है ए और दूसरा चार्ज है बी, जिसका बीच का सेपरेशन है आर, और इसकी जो फोर्स लग रहा है, अगर Q1 Q2 को सेम साइन माना जाए तो ये बाहर की ओर लग रहा है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और यहाँ लग रहा है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये भी आउटवर्ड लग रहा है, और दोनों की ही वैल्यू फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, लेंथ में बराबर दिखा दिए, और इसको बोलते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और इसी का जो आंसर आया था, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में आया हुआ है। और न्यूटन का स्टेटमेंट जो मिलाओगे, जो होता है मैकेनिक्स में न्यूटन्स का कंसेप्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम का कंसेप्ट उसी तरह चल रहा है। और खासकर न्यूटन्स का ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट, वहाँ पर रहता है M1 M2, फिर रहता है R, और यहाँ रहता था कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उसी से एकदम मिलता जुलता है ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ से। और यही चीज़ मैग्नेट चैप्टर से मिलेगा। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल हो तो नॉर्थ पोल को प्लस बोलते हैं, और समझ लीजिए साउथ पोल को अगर माइनस बोल रहे हैं, तो उस समय ये पोल स्ट्रेंथ M1 M2 और R आएगा, तब भी ये फार्मूला सेम दिखेगा। और ये सब फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो। और यहाँ पर देखा जाए आगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ देते हैं, तो लिखते हैं फॉर गॉसियन यूनिट। गॉसियन यूनिट जिसको बोल सकते हैं यहाँ पर कि CGS यूनिट। एक्चुअली CGS यूनिट गॉसियन यूनिट में थोड़ा फर्क है। CGS यूनिट में होता है फंडामेंटल यूनिट लेंथ मास टाइम, और उसके लिए यूज होता है सेंटीमीटर लेंथ के लिए, और टाइम के लिए सेकेंड, मास के लिए ग्राम। लेकिन यहाँ पर गॉसियन में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा चार्ज के लिए, जिसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। तो यहाँ पर देख सकते हैं गॉसियन यूनिट या CGS यूनिट जो भी बोले हैं इसको, तो इसमें देखा जाए Q1 क्या होगा, तो Q1 और Q2 दोनों का यूनिट जो होगा ASI, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्ट में बोल सकते हैं ESU। माने चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं ESU में, और जो R है ये रिप्रेजेंट होगा सेंटीमीटर में, और जो फोर्स होगा वो होगा टाइम में, और जो यहाँ K होगा वो इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पर नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, ना इसका यूनिट लेना है ना डायमेंशन लेना है। तो इस इक्वेशंस 1 को इसका अगर यूज करेंगे तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट, फ्रॉम
रिलेशन फर्स्ट क्या क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू के जगह कितना पुट कर देंगे, तो के जगह पुट कर देंगे हम लोग 1, और ये वाला हो जाएगा Q1 Q2 मॉड बाई आर स्क्वायर, और इसी एसएस को लिख सकते हैं Q1 Q2 मॉड बाई आर स्क्वायर, वह हटा दिए। और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी लिख के काम चलाया जा सकता है, यहाँ लिख दिए फॉर सिंप्लिसिटी। मैंने थोड़ा टेंशन कम हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर हम मॉड साइन हटा दिए हैं, और Q1 Q2 का यहाँ पर खाली उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाएंगे। अगर Q1 का साइन दिया है -5 कूलम, तो नहीं पुट करेंगे -5, खाली उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 बैठाएंगे। और उसी तरह Q2 अगर दिया हुआ है 10 कूलम, तो आगे उसका साइन +10 बैठाने का जरूरत नहीं है, खाली उसके न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाना है विदाउट साइन, और तब जाकर के इसी लाइन को कहा गया फॉर सिंप्लिसिटी, माने मॉड साइन को हटा करके आप काम चलाओ। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला से देख सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का डायलॉग चलता था, सबको पता है, गिव मी ब्लड आई विल गिव फ्रीडम। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि गिव मी Q1 Q2 R and F. So among 4 things Q1 Q2 R and F, if any 3 are known, then fourth one can be calculated. बोलते थे ना सर जी, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो ये फिजिक्स है कि तुम हमें Q1 Q2 R और F, ये 4 चीज में कोई भी 3 दे दो, इसलिए इसका नाम हो गया 3/4 रूल। 3/4 रूल का मतलब है कि 4 चीज में से अगर 3 चीज पता है, तो हम लोग चौथा चीज जो अननोन है निकल जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आप खुद सोच सकते हो कितना क्वेश्चन तैयार होगा 4 तरह का। पहला क्वेश्चन होगा F निकालो, Q1 दिया रहेगा, Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, तीनों का वैल्यू बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा, और उसका आंसर लिख देंगे टाइम में। और ये अगर R दिया हुआ है मीटर में, तो पहले उसको सेंटीमीटर करना होगा, और Q1 Q2 ESU में होना चाहिए। अगर ESU में नहीं है, कूलम में है, तब तो मुश्किल होगा, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पता लगाइए आप लोग कि 1 कूलम is equal to how much ESU। ये दे दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है, होमवर्क लिख देते हैं, आप लोग के लिए होमवर्क है, ढूंढ के लाइए कि एक कूलम में कितना ESU होता है। ओके, अभी इसको हम नहीं बताएंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में कभी इसको हम डिटेल में समझाएंगे कि ये आंसर कितना होगा। ये नहीं कि खाली आंसर लिख देना है, आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं, तो इसलिए उसका ड्राइव कराया जाएगा। तो इस तरह से ये गॉसियन यूनिट के लिए इसी कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अब देखिए इसकी आगे की कहानी। अब आएगा कि गॉसियन यूनिट की तो मैंने बता दिया, अब आएगा कि एसआई सिस्टम में क्या होगा। देखा जाए इसको, ये सभी जो बता रहे हैं ये चल रहा है स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, फिर चलेगा वेक्टर फॉर्म, और वही मेन है वेक्टर फॉर्म, क्योंकि जब भी चार्ज अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो बिना वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चंस बनेगा ही। और कभी कभी तो 2 चार्ज के लिए भी वेक्टर फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है, डिस्टेंस भी वेक्टर फॉर्म में रहेगा, फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में रहेगा, और Q1 दे देगा, बोलेगा Q2 कितना है। तो स्वाभाविक है
वेक्टर फॉर्म जानना जरूरी है, 2 चार्ज के लिए भी और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि साधारण इतना जानने से कूलम्स लॉ के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है। आदमी क्या होता है, क्वेश्चन फालतू का बहुत बनाता है, कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट रखिए, उसके बाद कुछ और सोचिए। अब आएगा सेकेंड वाला कि फॉर एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें क्या होता है, तो उसमें आ जाएगा जो भी Q1 और Q2 है वो हमेशा होगा कूलम में, मैंने शॉर्ट में इसको बोलते हैं C में, और जो R होगा सेंटीमीटर, जो पहले लिखे थे, यहाँ होगा मीटर में, मीटर में, शॉर्ट में M लिख सकते हैं, और जो F होगा वो डाइन की जगह न्यूटन में, और पता लगाइए कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये सब 9th क्लास में भी पढ़े थे। और इसके बाद बच गया K क्या है, तो K का एंसर होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r, जहाँ पर कि जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r, इसको और एक लिखा जा सकता था 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। अगर इस इक्वेशन को मिलाया जाए तो क्या है, दोनों बराबर है, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/एप्सिलॉन r इक्वल टू 1/e, और सॉल्व करने से आ जाएगा इतना। इसी को अगर और सॉल्व करेंगे तो ये शो करता है कि ER बराबर हो जाएगा E/E0, मतलब यहाँ पर ER का ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, ER नो यूनिट एंड ER का नो डायमेंशन, दोनों के कुछ भी नहीं होंगे, नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन, ये खाली क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद करने होंगे, कुछ हम लिख देंगे, और वो क्या क्या होगा तो उसको एक नाम भी दे देते हैं, इसको बोलते हैं ER को रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। और इसका कंसेप्ट यहां से निकल गया, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का यूनिट सेम होगा, दोनों का यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। तो यहाँ पर ये भी लाइन जोड़ देते हैं कि द डायमेंशन एंड यूनिट, द डायमेंशन या स्लैश देके लिख दिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट विल बी द सेम, ठीक है, वो हमेशा सेम होगा, विल बी द सेम, मतलब जो भी यूनिट आप लेंगे एप्सिलॉन का, वही एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा, दोनों के यूनिट सेम होंगे, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का कोई यूनिट नहीं होगा ना कोई डायमेंशन होगा। तो यहाँ याद रखना है कि ये दोनों का एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, और दोनों सेम होता है। और इस तरह से ये फार्मूला जब इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं तो क्या क्या दिखा, Q1 Q2 जो पहले था गॉसियन यूनिट में ESU, उसके जगह आ गया कूलम, और जो यहाँ सेंटीमीटर में था वो आ गया मीटर में, और फोर्स जो डाइन में था वो आ गया न्यूटन में। और इसीलिए मैंने कहा न्यूटन का डाइन से रिलेशन, उसी तरह मैंने कहा मीटर का सेंटीमीटर में, ये छोटा इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं तो भी दे देते होमवर्क, तो बोलते सर क्या होमवर्क दे रहे हैं मीटर और सेंटीमीटर का, नहीं इसको भी जरूरी है, क्यों,
जब रटोगे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब वाला, उसी से तो उसको स्क्वायर करके या और क्यूब करके सारा यूनिट निकाला जाता है, या तो लेंथ का या एरिया का या वॉल्यूम का। आज भी कितने लोग हैं जिनको कि कन्वर्ट करने के लिए पूछिए तो वॉल्यूम, एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट करने को बोलेगा याद नहीं है। तो कहने का तो बेसिक तो हर जगह है। तो यहाँ पर इतना समझने के बाद ये इक्वेशन क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट। फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, एफ की जगह तो एफ रहेगा, बट के की जगह मैंने पुट कर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और वहाँ हो जाएगा Q1 Q2 मॉड बाई आर स्क्वायर। तो अब फार्मूला में जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक अजीब तरह का आ गया, तो ये कब पता चलेगा, जिस समय आप लोग पढ़ेंगे ना जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, गॉस थ्योरम, तो उस वक्त ये वाला चीज क्लियर होगा कि क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। अभी समझिए बस, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट वो सब आता है, अभी यहाँ पर होता है, बस इसको समझना है। और इसी आंसर्स को इक्वेशन 2 लिख दे रहे हैं, और ये किसी भी मीडियम के प्रेजेंट रहने पर हमेशा ये एफ लिखते हैं, या बहुत किताब इसको लिख देता है एफएम, ऐसे एफ लिख करके इसके आगे लिख दिया एम, माने फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम। लेकिन हम ज़्यादा यूज करेंगे इसका एफ का। और अगर मान लिया दोनों मीडियम, दोनों जो चार्ज है इसके बीच में जो सेपरेशन है, गैप है, अगर उस गैप में आपने मान लीजिए कि ऐसा रखें कि कोई मीडियम नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त यही वाला फार्मूला सेकेंड टू कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि फ्रॉम रिलेशन सेकेंड, फ्रॉम रिलेशन सेकेंड। अब क्या होगा कि इफ देयर बी नो एनी मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। मान लो दोनों पॉइंट चार्जेस ऐसे हैं जो कि मतलब एक वैक्यूम में रख दिया गया है स्पेस में, तो उस वक्त ये जो F है इसको लिख देते हैं F नॉट, F को लिखते हैं F नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का आंसर होता है 1, और ये Q1 Q2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर। यही हो गया रिलेशन थर्ड। थोड़ा और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नॉट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से कोई भी ऐसा सिस्टम के अगर न्यूमेरिकल बनाने होंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर थर्ड है आराम से बनेगा। फिर वही रहेगा कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर है 5 इंफॉर्मेशन 4 की जगह। पहला है कि एप्सिलॉन नॉट का आंसर कितना है, वो कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स रहता है, वो पता लगाइएगा कि कितना आंसर होता है, और फिर बता देंगे वो कैसे निकलता है। और Q1 वैल्यू मालूम होना चाहिए, Q2 मालूम होना चाहिए, ये रहेगा कूलम में, R रहेगा सेंटीमीटर की जगह मीटर में लिखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है उसको तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक तरह से डाइन की जगह यहाँ पर न्यूटन में आएगा। तो याद रखिएगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया है कि एफ नॉट होना चाहिए किस यूनिट में, तो न्यूटन में, और Q1 Q2 होना चाहिए कूलम में, और R होना चाहिए मीटर में। गलती से सेंटीमीटर दिया है तो मीटर बनाना पड़ेगा, और अगर ये ESU में दिया है तो कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए वो क्वेश्चन दिए थे हम कि एक कूलम में कितना ESU होता है। और ऐसे भी केमिस्ट्री में जब पढ़िएगा वो चैप्टर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और बॉन्डिंग वाला, तो बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में होगा, तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट जब निकालते हैं या डिबाई यूनिट का यूज करते हैं, तो उस समय ये सब कंसेप्ट के यूज होंगे कि कैसे एक कूलम ESU से इंटरैक्ट करता है, क्या रिलेशंस है। और यहीं पर देख सकते हैं कि ये जितने भी कूलम लॉ के क्वेश्चंस होंगे आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में Q1 कितना है, Q2 कितना है, R कितना है, और एप्सिलॉन नॉट कितना है,
या एप्सिलॉन नॉट अगर नहीं याद है तो पूरा आंसर याद कर लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है। वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है। तो चाहे तो यहीं पर लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं कि अगर देखा जाए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, यहीं से देख के चोरी करके लिख सकते हैं। कैसे? इसको बंद कीजिए और इसको सब्जेक्ट बनाइए और सॉल्व करके निकालिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना आंसर होगा। तो देखने से लग रहा है इसको बंद करेंगे तो क्रॉस होगा, तो आ जाएगा ये F0 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q/2 मॉड स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन में, ये हो गया माने मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं उसी तरह, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन पता है, आर का पता है, Q/2 का पता है। कैसे? I बराबर होता है ना Q/T, तो I का यूनिट पता है डायमेंशन और T का डायमेंशन पता है, तो Q का डायमेंशन निकल जाएगा। तो इस तरह से पुट करने से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी निकलेगा, डायमेंशन भी निकलेगा, वैल्यू भी, वैल्यू तो खैर नहीं निकलेगा, वैल्यू तो आपको अभी याद कर लीजिए खाली। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आता है, जो अभी ब्रीफ में लिख देते हैं शॉर्ट में, कि वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो आंसर है कितना होगा 9 × 10⁻⁹। यूनिट क्या होगा क्रॉस करके देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो कोई भी किताब का क्वेश्चन बनाना है बनाइए, ऐसा ऐसा जहाँ जहाँ क्वेश्चन दिखाई दे बनाइए। अभी तो यूरोडोप का नहीं बनेगा, क्योंकि यूरोडोप बनाने के लिए तो अभी और थोड़ा चाहिए, जब वो सब लेवल आ जाएगा तब जरूर बनवाएंगे यूरोडोप का भी क्वेश्चन। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करिए और ये वाला आंसर्स यहाँ पर पुट कर देना पड़ेगा 9 × 10⁻⁹ और Q/2 का जो वैल्यू दिया रहेगा वो पुट करेंगे, आर स्क्वायर पुट करेंगे और अपने आप F निकल जाएगा डाइन में। अगर आपको कहीं दिक्कत हो मॉड के चक्कर में, तो आप इसको और एक सुविधा के लिए बता देते हैं कि इस आंसर्स को लिख सकते हैं F = F0 और यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये मॉड से हटा दीजिए, तो Q1/Q2/r²। तो इसकी मदद से भी बना सकते हैं हिसाब। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लिखा है, फॉर सिंप्लिसिटी लिख देते हैं वर्ड, फॉर सिंप्लिसिटी मतलब थोड़ा आसानी के लिए, सुविधा के लिए मैंने जानबूझ करके कौन अब Q1 और Q2 का यहाँ पर साइन बैठाएगा और सॉल्व करेगा। बेहतर है खाली उसके साइन जो कूलम का आ रहा है -5 कूलम, तो आप खाली बैठाइए 5 कूलम। अगर ये वाला आ रहा है -7 कूलम, तो खाली 7 बैठाइए। तो उस समय मैंने लिख दिया है बिना मॉड का, और ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि विद साइन यहाँ बैठाना पड़ता है। Q1 का साइन प्लस है या माइनस है बैठाना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस है या माइनस है बैठाना पड़ेगा, और उसको मल्टीप्लाई करके अपने वो खुद आ जाएगा प्लस में आंसर ओवरऑल या माइनस में। लेकिन जब मॉड लगेगा तो माइनस में हट जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं, खासकर वेक्टर फॉर्म में इसका जरूरत पड़ता है। और लेकिन अभी जो है आप सिंप्लिसिटी के लिए इसका यूज करके बना सकते हैं। और यही दोनों रिलेशन से आप देख सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं और एप्सिलॉन आर को ड्राइव कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन क्या होगा F0 और इसके टर्म में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-4 मिनट और बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। तो ये SI सिस्टम के लिए ये सब जितना बता रहे हैं सब स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आएगा वेक्टर फॉर्म। और इसी से अब हम रिलेट कर दे रहे हैं जो कि ये आंसर्स को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे देखिए सामने में यहाँ पर कर देते हैं। इसको बोल सकते हैं F0/F कितना होगा। F0 कितना है, F0 तो दिया हुआ है यहाँ थर्ड रिलेशन, इसको पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 mod r² हो गया ये F0 होल डिवाइडेड बाई F। F कौन है यहाँ पर पुट करते हैं, ये वाला था, ये वाला आंसर है जो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड रिलेशन से। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 mod r²। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो अपने आप आ जाएगा एप्सिलॉन r। अर्थात ये एप्सिलॉन r का आंसर बोलता है कि ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होता है। और यही आंसर यहाँ को पुट कर दें तो आ जाएगा F0/F। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस तरह से आ जाएगा।
एफ नॉट ग्रेटर देन एफ, और एफ नॉट लिख सकते हैं कि आ गया ग्रेटर देन की जगह उल्टा कर देते हैं लेस देन, और ये आ गया एफ नॉट। मतलब मैक्सिमम फोर्स आ गया आपका जब एयर है तब, वैक्यूम है तब, और जिस समय मीडियम है तो वो छोटा हो गया, तो ये वाला फोर्स हमेशा बड़ा होगा, तो ये रिलेशन कम हो गया। तो आज का वीडियो इतने ही में रोकते हैं हम लोग, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसके बाद वाले में लाएंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, और आज इसी पर एकदम कंसेप्ट को बनाए रखिए, पढ़िए, और इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं कूलम्स लॉ से, खासकर जो एसआई सिस्टम वाला है उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। और फिर इसी में एप्सिलॉन आर को और डिटेल में कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पहला तो डेफिनेशन में आया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा आया एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन एफ नॉट बाई एफ, और तीसरा आएगा एक कैपेसिटर में आएगा, तो बाद में आएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह डटे रहिए, भिड़े रहिए, और नेक्स्ट क्लास में वेक्टर्स फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ बताएंगे। ओके, थैंक यू।